इंदौर से और जिम्नास्टिक से है, जिम्नास्टिक जो खेल होता है। इंदौर जिम्नास्टिक से सर। उज्जैन उज्जैन उज्जैन। इस प्रकार से ये खेल पुरस्कार हो गए। अब इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। शहीद चंद्रशेखर आजाद हॉकी ग्राउंड, प्ले ग्राउंड बालाघाट में है, ये नया खुला हुआ है। शहीद चंद्रशेखर आजाद हॉकी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्ले ग्राउंड, इसका लोकार्पण 1 मार्च 2025 को किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। ये हाँ, शहीद चंद्रशेखर हॉकी अंतर्राष्ट्रीय प्लेग्राउंड खेल मैदान। बालाघाट में इसका बनाया गया है, स्थान बालाघाट है, और इसका लोकार्पण 1 मार्च 2025 को डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। मार्च 2025। हाँ, इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण है। हॉकी है, अंतर्राष्ट्रीय है, बालाघाट में शुरू किया गया। अधिकतर अपने मन में यही आता है कि जितने बड़े बड़े प्लेग्राउंड बनाए जाते हैं वो भोपाल या इंदौर या जबलपुर में रहेंगे, लेकिन ये बालाघाट में है। फिर राष्ट्रीय तीरंदाजी अकेडमी कहाँ पर है? तीरंदाजी अकेडमी कहाँ पर है? जबलपुर। जबलपुर में। अब इसका नाम बदल के ईश्वरदास रोहाणी तीरंदाजी अकेडमी कर दिया गया है, ये लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब आगे आता है, सर इसका नाम कब बदला गया? कुछ डेट वगैरह नहीं दी? इसकी डेट प्रस्तावित है अभी ये। अच्छा, अभी बना है, मतलब नाम नहीं फाइनल हुआ। अब आता है 38वां राष्ट्रीय खेल। 38 राष्ट्रीय खेल मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी वो देखेंगे। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किया गया। डेट 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। डेट नहीं आती है, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं 28 जनवरी 14 फरवरी 2025 तक। कहाँ पर आयोजित किया गया? उत्तराखंड में। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि कुल कितने पदक जीते हुए थे मध्य प्रदेश में और कौन सा नंबर था। ये उस दिन बजट में चर्चा कर रहे थे, आपने पूछा था। स्वर्ण पदक के बारे में तो बता दिया, रजत पदक और दूसरे पदक कौन कौन से मिले, तो हमने बताया था कि बाद में बताएंगे। तो बताइए मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था? टोटल सर 82, जिसमें 34 गोल्ड मेडल थे। क्या बात है, लेट हो गई बीना मैडम? हाँ जी सर।
सर अच्छा, हमें लगा हमारी इधर बस समस्या है, पता चला सभी जगह रहती है। तो हम अभी मध्य प्रदेश जो 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित हुआ था, उसमें मध्य प्रदेश की क्या स्थिति उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में आयोजित किया गया। इसमें कुल पदक जो रहे, टोटल मेडल 82 पदक मिले हुए थे मध्य प्रदेश को, और चौथा स्थान था। जिसमें मध्य प्रदेश को 34 गोल्ड मिले हुए थे, 26 रजत मतलब सिल्वर, और 22 कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज। ठीक है, टोटल 82 पदक मेडल्स मिले हुए थे एमपी को, और चौथा नंबर था। इसमें से 34 स्वर्ण पदक थे, और सिल्वर कितने थे? सिल्वर 26 और ब्रॉन्ज 22। ठीक है, पिछली पीएससी में आया था जो 37th वाला हुआ था ना, उसमें कितने कितने पदक, मतलब उसमें बताया गया था कि टोटल कितने पदक मिले। चलिए अब आगे देखें। जैन सर। हाँ जी। हेलो। हाँ सर बोलें। इसका वीडियो डाल देना यार। हाँ ठीक है ठीक है, कल का भी डाल है ना, देंगे। मैं बाहर हूँ एक्चुअल में। हाँ ठीक है, परसों का भी डाल दिया था, कल का डाल दे रहा है, अब भी क्लास हो जाए। ठीक है, आज की ये क्लास के बाद डालना। हाँ ठीक है हम डाल देंगे। चलिए अब आगे देखें। इसमें जो थीम थी, थीम मतलब कुछ मोटिव को लेके चलते हैं, तो इसकी थीम थी, राष्ट्रीय खेलों की थीम थी हरित खेल। हरित, हरित मतलब ग्रीनरी स्पोर्ट्स, हरित खेल। इसमें मध्य प्रदेश का चौथा नंबर था। तो चौथा नंबर किससे? पहला था सेना का, सेना मतलब आर्मीज का, फिर महाराष्ट्र का, और फिर हरियाणा का। यदि पूछा जाए चौथा नंबर ऐसा था, और यदि राज्यों में पूछा जाए, राज्यों में पूछा जाए तो तीसरे नंबर पर था। ठीक है, राज्यों में पहला महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश। सेना, सेना मतलब आर्मीज ने पहला स्थान प्राप्त किया था, तो इस हिसाब से चौथा था। और यदि राज्यों का पूछा जाए तो फिर कौन सा था? तीसरा था। फिर एक मिनट, ये अपना जो अपन ये पढ़ रहे हैं स्पोर्ट्स बारे में, ये करंट अफेयर्स में भी आ सकता है और स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटीज में भी आ सकता है। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश
खेलो इंडिया पैरा गेम्स मध्य प्रदेश मतलब दिल्ली में आयोजित किए गए 2025 का। एक मिनट रुकिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। खेलो इंडिया पैरा गेम्स। पैरा गेम्स का मतलब क्या होता है? जो हैंडीकैप्स वगैरह रहते हैं ना खिलाड़ी, उनका जो गेम्स होता है उसको पैरा गेम्स कहते हैं। 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसमें मध्य प्रदेश का स्थान 12वां था। ठीक है, बस इतना सफिशियंट है। पैरा गेम्स जो राष्ट्रीय स्तर के दिल्ली में आयोजित किया गया था, इसमें मध्य प्रदेश का 12वां स्थान था। फिर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में आयोजित किए गए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का बिहार में आयोजित किए गए और मध्य प्रदेश में 10वां स्थान रहा मध्य प्रदेश का। बस ये गेम से रिलेटेड जानकारी थी। तो ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में अपन ने पहले क्या देखा था कल? विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 48वें जो राष्ट्रीय खेल थे वो महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा अपन ने पैरा गेम्स जो राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए थे गए वो देखा। फिर उसके बाद जो बिहार में आयोजित किए गए यूथ गेम्स उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कंप्यूटर आईसीटी के बारे में। ठीक है, आईसीटी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके एमसीक्यूज टाइप के जो सीरीज है उसी को देख के अपन कर लेते हैं, ज़्यादा डेप्थ में तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो अपन देखते हैं माउस का आविष्कार किसने किया हुआ था? तो लिख लें डगलस एंगलवार्ट। डगलस एंगलवार्ट ने माउस का आविष्कार किया हुआ था। फिर दूसरा है गूगल के संस्थापक कौन? डगलस एंकरवार। हाँ, डगलस एंकरवार। डगलस को बस ध्यान में रखना। गूगल के संस्थापक कौन है? हु आर द फाउंडर्स ऑफ गूगल? गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज। लैरी पेज और ब्रिन, सर्गेई ब्रिन है। तो लैरी पेज और ब्रिन गूगल के संस्थापक हैं। फिर लिखें एप्पल के संस्थापक। एप्पल
एप्पल के संस्थापक कौन है नीलिमा मैडम, बताइए। स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स, हालांकि हमें भी नहीं मालूम था। स्टीव जॉब्स। फिर कीबोर्ड के आविष्कारक। कीबोर्ड के आविष्कार कीबोर्ड के थे लैथम। लैथम सोल्स। लैथम सोल्स। मेमोरी यूनिट, जो कंप्यूटर में मेमोरी रहती है, वो किसका पार्ट रहती है? सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। फिर इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? नारायण मूर्ति। लिख लीजिए, इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति हैं। सुपर कंप्यूटर के फादर। सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इंडिया में लाने वाले विजय भटकर थे। विजय भटकर। विजय भटकर। ठीक है, अब इसके बाद अपन कल देखते हैं इसके बारे में। कल अपन ने क्या क्या पढ़ा हुआ था इंटरनेशनल बिजनेस में? बताइए ज्योति मैडम। विश्व बैंक पढ़ा था सर, और उसके बाद वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के अंतर्गत 5 संस्थाएं आती है। IBRD, IDA, IFC, वीगा, 5th नंबर पे ICS, ID। इसके बाद वर्ल्ड WTO पढ़ा था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी संरचना देखी थी। और इसका अंतर्गत देखा था ये ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, अंबर बॉक्स, रेड बॉक्स सब्सिडी। बस।
अब अपन को पढ़ना है इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी, सिद्धांत, प्रिंसिपल। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की थ्योरी, सिद्धांत। पहला है मर्केंटिलिज्म थ्योरी। मर्केंटिलिज्म थ्योरी, मर्केंटिलिज्म मतलब व्यापारिक सिद्धांत। इंग्लिश वर्ड भी लिख लीजिए, मर्केंटिलिज्म थ्योरी। इनके ईयर भी याद करना जरूरी है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता सबसे पहले थ्योरी कब दी गई है, कौन सी थी। इनकी ईयर है 1630 में दी गई मर्केंटिलिज्म थ्योरी। मतलब ये थ्योरी देने वाले थॉमस मून थे। थॉमस मून। थॉमस मून। इनने गोल्ड के बारे में, मर्केंटिलिज्म थ्योरी का संबंध गोल्ड मतलब स्वर्ण से है, सोने से, गोल्ड से। फिर इनका जो मेन सिद्धांत था, आयात कम करो, निर्यात ज्यादा करो। मतलब आयात मिनिमम हो और निर्यात ज्यादा हो। तो पहला सिद्धांत कौन सा था अपना? मर्केंटिलिज्म थ्योरी था, 1630 में दिया, थॉमस मून ने दिया। इसका संबंध गोल्ड से है और इनका कहना था आयात कम करो, निर्यात ज्यादा करो। ठीक है। अब आगे आता है लागत में निरपेक्ष अंतरों का सिद्धांत। लागत में निरपेक्ष अंतरों का सिद्धांत, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। इसको दिया 1776 में, 1776 एडम स्मिथ ने दिया। उनके अनुसार बताया, जिसमें देश अधिक कुशल हो उस वस्तु का निर्यात करो। मतलब हमारे इधर जो चीज ज्यादा है उसका निर्यात करो, जिसमें अधिक कुशल हो उस वस्तु का निर्यात करना चाहिए। ये एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी बताता है। फिर लिखो, तीसरा है तुलनात्मक लागत सिद्धांत। कंपैरेटिव कॉस्ट रिलेटिव एडवांटेज। 1817 रिकार्डो ने दिया था। सर फिर से बोल दीजिए कौन सा सन? 1817 रिकार्डो ने दिया था ये सिद्धांत।
फिर इसके बाद आता है हेक्सर ओहेलिन। जनरली इसमें नाम पूछे जाते किसने ये सिद्धांत दिया हुआ है। हेक्सर ओहेलिन या फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी बोलते इसको। फैक्टर कारक एंडोमेंट सिद्धांत। हेक्सर ओहेलिन या फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी 1919 में दिया। एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हेक्सर ओहेलिन का सिद्धांत पूछा जाता है। 1919 में दिया। इनने बताया हुआ ब्रैकेट में लिखे 2 इसको 2 की थ्योरी कहा जाता है। 2 मतलब क्या होता है? दो कंट्री होनी चाहिए, दो कमोडिटी मतलब दो वस्तुएं होनी चाहिए और दो फैक्टर होना चाहिए। दो कंट्री, दो। सर ये क्यों बताया 2 into 2? ये इनने हेक्सर ओहेलिन ने बताया 2 मतलब 2 की थ्योरी है ये। 2 का थ्योरी मतलब पहला 2 दो देशों, दूसरा दो वस्तुएं हैं और तीसरा दो फैक्टर हैं। मतलब जनरली अपने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप ये 4 फैक्टर रहते, तो उनने 2 फैक्टर लिए। 2 फैक्टर कौन से लिए? लेबर और कैपिटल। तो इसीलिए इसको 2 की थ्योरी कहा जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। हेक्सर ओहेलिन ने 2 की थ्योरी दी है। इसमें जो 2 फैक्टर हैं पूछा जाता है। हेक्सर ओहेलिन ने 2 फैक्टर कौन कौन से लिए? तो एक लेबर लिया मतलब श्रम लिया और एक कैपिटल लिया हुआ। फिर आता है लियोनटिफ पैराडॉक्स। लियोनटिफ पैराडॉक्स। उन्नीस सौ 53 में दिया। ये जो सिद्धांत था, जो हेक्सर ओहेलिन के सिद्धांत था, उसको चुनौती दी उसने। हेक्सर ओहेलिन सिद्धांत को चुनौती दी। किसने दी थी? लियोनटिफ पैराडॉक्स में चुनौती दी। इन द सेंस मतलब उन्होंने बताया कि हेक्सर ओहेलिन का सिद्धांत गलत है। ठीक है, तो ये किससे बताया था? लियोनटिफ नाम के एक व्यक्ति थे, तो उनने अपना नियम बनाया, तो लियोनटिफ पैराडॉक्स हो गया। ये कब दिया गया? 1953 में। ठीक है, तो ये पांचों थ्योरी काफी महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से देख लें। पहली मर्केंटिलिज्म थ्योरी, इसका संबंध गोल्ड से रहता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, फिर एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? निरपेक्ष अंतरों का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया हुआ था। कंपैरेटिव कॉस्ट मतलब जब भी तुलनात्मक आ जाए तो रिकार्डो ने दिया था इस सिद्धांत। फिर हेक्सर ओहेलिन ने 2 की थ्योरी दी हुई थी। फिर लियोनटिफ पैराडॉक्स ने हेक्सर ओहेलिन को चुनौती दी हुई थी। ठीक है, फिर ये जो सभी सिद्धांत हैं ये सब क्लासिकल है। क्लासिकल मतलब परंपरागत चले आ रहे हैं, प्राचीन काल के सिद्धांत हैं। वर्तमान में जो मॉडर्न थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब आगे हम बताने जा रहे हैं। मॉडर्न थ्योरी मतलब आधुनिक सिद्धांत,
इंटरनेशनल बिजनेस के हैं। लिखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी मतलब होता उत्पाद जीवन चक्र सिद्धांत। ये किसने दिया हुआ था? रेमंड वर्नर ने दिया था 1960 में। उत्पाद जीवन चक्र सिद्धांत 1960 में रेमंड वर्नर ने दिया हुआ था। ठीक है, तो ये हो गए अपने मॉडर्न थ्योरी। ये इनके नाम ध्यान रखिएगा किसने कौन से सिद्धांत दिए गए। अब आगे आता है अपने जैसे अपन पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस में जो विदेशी अंतर्राष्ट्रीय संस्था थे। अपन ने IMF पढ़ लिया, वर्ल्ड बैंक पढ़ लिया, IFC भी पढ़ लिया। IFC की स्थापना कब हुई थी बीना मैडम? IFC की सर कल की क्लास मैंने नहीं देखी, मतलब मैं जुड़ी थी बट वो कट हो जा रही थी तो समझ पड़ा नहीं है, वो देखूंगी सर। चलिए, ज्योति मैडम IFC कब स्थापित हुआ था? IFC हुआ था सर 1956 में। ये इसका प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य प्राइवेट सेक्टर को ऋण प्रदान करते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर अब आगे लिखें। फिर आता है IDA। IDA लिखवा दिया क्या अपन ने? IDA बता। लिखवा दिया, IDA भी लिखवा दिया। हाँ सर लिखवा दिया। IDA ये सब क्या है? ये वर्ल्ड बैंक के ग्रुप है, ठीक है। ये सब वर्ल्ड बैंक के ग्रुप हैं, ठीक है। तो ये हो गया है अपना। अब इसके अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं अपन। ADB नहीं हुआ अभी, लिखो ADB। एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। 19 दिसंबर 1966, 1966। एशियन डेवलपमेंट बैंक फुल फॉर्म। और जो काम का शुरुआत हुई है, मतलब वर्किंग जो स्टार्टिंग की उनने 1 जनवरी 1967, 1 जनवरी 1967 से की। एक जनवरी 1967 से की। इसका हेड ऑफिस मनीला में है, मनीला। ठीक है, ये हो गया अपना ADB। ADB की स्थापना 1966 में हुई, 1 जनवरी 1967 से वर्किंग किया और इसका हेड ऑफिस मनीला में है। फिर आगे ADB भी हो गया, WTO भी हो गया अपना। फिर सार्क, लिखिए सार्क, SAARC, सार्क। सार्क 8 दिसंबर 1985 को ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। ढाका 8 दिसंबर 1985, 1985। आठ दिसंबर 1985 को ढाका में हुई। इसका हेड ऑफिस नेपाल में है।
इसमें मुख्यालय कहाँ होता है? हेड ऑफिस नेपाल में है, काठमांडू में, और स्थापना हुई इसकी 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। ढाका मतलब बांग्लादेश में। इसमें 8 कंट्रियां हैं, 8 कंट्रीज हैं सार्क की। साउथ एशिया, इसका फुल फॉर्म सार्क का भी लिख लें, ये भी आ जाता कभी कभार। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? सार्क का लिखिए, SAARC। इसका फुल फॉर्म साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई। इसका हेड ऑफिस काठमांडू में है, नेपाल में। सदस्य देश 8 हैं। कौन कौन से? वो 8 देश लिख लें। अपने भारत के आजू बाजू में जितने भी देश हैं वो सब आ जाएंगे। अब भारत के आजू बाजू कौन कौन से देश हैं लिखिए। भारत, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक मॉरिशस है। मॉरिशस जो है वो इसका सदस्य देश नहीं है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, उसमें पूछा था सार्क देश में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो बाकी सब रहेंगे। मॉरिशस भी लगा रहता, मॉरिशस भी लिखा रहेगा, तो मॉरिशस देश नहीं है, सदस्य देश नहीं है। इंडिया के इर्द गिर्द है, लेकिन वो ये साउथ एशिया वाले सारे देश हैं, केवल मॉरिशस को छोड़ के। 7 ही हुए अभी, 8 में। अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान। कितने हुए? भूटान नहीं लिखी तो जो हुआ। ठीक है। ये हो गया अपना सार्क। सार्क की बात आता है एशियन, ASEA, या आसियान भी बोलते हैं इसको। एशियन, ASEAN। इसका फुल फॉर्म लिख लें, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका हेड ऑफिस जो है वो जकार्ता में है, जकार्ता। और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई, 8 अगस्त 1967। जो चीज वहां पर बोली गई सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं हम। सार्क बोला तो पढ़ा दिया, एशियन बोला तो पढ़ा दिया, अब G20 और बचा हुआ, फिर बस
बाकी और इसमें चीज पढ़ने लायक नहीं, बाकी सब अपन पढ़ चुके हैं। ये एग्जिम बैंक और है, एग्जिम बैंक। हालांकि एग्जिम बैंक बैंक इंस्टीट्यूशनल में आता, न जाने इधर क्यों दे दिया इनने। एशियन में कुल 10 देश आते हैं। 10 देश के नाम जरूरी नहीं है, केवल इतना 10 देश ही लिख लें बस। ये हो गया अपना क्या, एशियन। एशियन के बाद आता है G20। G20 इसका मतलब क्या होता है? G20 ग्रुप ऑफ 20, मतलब 20 देशों का एक ग्रुप है, ठीक है। स्थापना 1999 में हुई थी, 1999 में, ठीक है। इसमें 19 देश हैं, अच्छे समझिएगा। 20 बोला गया है लेकिन 19 कंट्रीज शामिल है इसमें, ठीक है। प्लस यूरोपियन देश भी शामिल हो गए उसमें। और अब 2023 में अफ्रीकन यूनियन, मतलब अफ्रीका के देश, अफ्रीका एक द्वीप है, वहां पर बहुत सारे देश मिलके अफ्रीकन्स हो गए। यूरोप के बहुत सारे देश मिलके यूरोपियन हो गए। अब ये G20 नहीं रहेगा, 2023 से कुछ और नाम दिया जाएगा अब, लेकिन वो नाम अभी फिलहाल G20 ही चल रहा। तो G20 में मुख्यतः 20 देश होना चाहिए, तो लेकिन 20 देश कैसे, 19 देश पहले से थे, फिर एक देश, एक मतलब एक महाद्वीप हो गया यूरोप, तो हो गया 20। फिर 2023 से अफ्रीका भी जुड़ गया, तो हो गया 21। तो G20 1 होगा अब आगे से, लेकिन फिलहाल G20 ही कहते हैं। G20 का एक मिनट, G25 2025 जो है दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, लिख लीजिए। 2025 का G20 समिट, मतलब G20 सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, ये अपने कुछ देश आ गए। अब इसमें से कोई कुछ और थोड़ी इम्पोर्टेंट है, वो और लिख लें। वो देश कौन सर, है? G20 का हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस नहीं रहता मैडम। G20 हर साल चेंज होता रहता है, इसका कोई पर्टिकुलर हेड ऑफिस नहीं रहता, ठीक है। हर साल मतलब 2023 का जैसे इंडिया में हुआ था G20 दिल्ली में, ठीक है। 2024 का ब्राजील में हुआ, 2025 का साउथ अफ्रीका में हुआ। अब 2026 का और देख लेते कहाँ होना है। - 2026 का और लिख लीजिए, ये दिसंबर में 2026 का अमेरिका में होगा, USA अमेरिका। बस इतना ही सफिशिएंट है, अपन ने सब कुछ कर लिया इससे, सिलेबस से रिलेटेड।
तो इस प्रकार से आपका इंटरनेशनल बिजनेस भी कंप्लीट हो गया। जो जो इसमें सिलेबस के अंतर्गत बताया गया था वो हो गया। अब कल से अपन शुरू करते हैं। अब अपनी 2 यूनिट्स और बची हैं, एक अकाउंटिंग है और एक बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट ये तो काफ़ी छोटी यूनिट है, तो हम अकाउंट शुरू करेंगे कल से, अकाउंटिंग। ठीक है।